बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र का तीसरा पाठ मुद्रा और साख। तो इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार है। मुद्रा से क्या आशय है? मुद्रा विनिमय का एक ऐसा माध्यम है जिसको वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है। सभी प्रकार की खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? तो सभी प्रकार की खरीदारी या लेन देन मुद्रा के रूप में इसलिए होती है क्योंकि जिसके पास मुद्रा है वह मनचाही चीज आसानी से खरीद सकता है। मुद्रा के कार्य। मुद्रा का पहला कार्य है यह विनिमय का माध्यम है। दूसरा, यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करती है। तीसरा है मूल्य संचय में सहायक। तो मूल्य संचय में सहायक अर्थात इसके माध्यम से धन जोड़ा जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है और ऋण के भावी भुगतान को सरल बनाती है। तो इस प्रकार से मुद्रा के चार कार्य हैं। फिर है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है? तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग उस स्थिति को कहते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। जब मुद्रा नहीं थी, लोग वस्तुओं के माध्यम से लेन देन करते थे, वस्तु विनिमय था। उस समय अगर एक व्यक्ति को के पास गेहूं है और उसे जूते खरीदने हैं तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हों और जो जूता बेचना चाहता हो तथा साथ ही गेहूं की उसको आवश्यकता हो। अगर दोनों ही लोग एक दूसरे से चीजें बदलने पर सहमति न रखते हो तो विनिमय नहीं हो पाता था। इसलिए मुद्रा के माध्यम से विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहा जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के, बैंक जमा, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई आदि शामिल है। मुद्रा को ही विनिमय का माध्यम स्वीकार किए जाने के पीछे क्या कारण है और क्या कोई व्यक्ति इसे लेने से इनकार कर सकता है? ये प्रश्न आ सकता है कि क्या कोई व्यक्ति इसे लेने से इनकार कर सकता है? तो इसका उत्तर है मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है और भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में लेन देन को अस्वीकार नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी माना जाता है। और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। यह एक अपराध माना जाता है। विमुद्रीकरण क्या है? भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा वर्तमान में प्रचलित करेंसी को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 की करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। मांग जमा से क्या आशय है? बैंकों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। तो बैंकों में जो धन जमा होता है उसी को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमाओं को भी करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर मुद्रा समझे जाने का क्या कारण है? तो कुछ व्यापक स्तर पर मुद्राओं को बैंक जमा को भी मुद्रा समझा जाता है। उसके पीछे कारण है कि मांग जमाओं के बदले बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा चेक या ड्राफ्ट आदि के माध्यम से भुगतान करना संभव हो जाता है। इसलिए मांग जमाओं को भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा समझा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मांग जमाओं को मुद्रा समझे जाने का क्या कारण है? तो मांग जमा को इसलिए मुद्रा समझा जाता है क्योंकि इसमें पैसा नगद निकाले बिना भी हम सीधे बैंक से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं और लेन देन हो जाता है। इसलिए मांग जमाओं को भी मुद्रा समझा जाता है। चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को
किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो चेक क्या है? एक धनादेश है जो एक व्यक्ति किसी बैंक को देता है जिसमें उस व्यक्ति का खाता है और उस खाते में पर्याप्त रकम है। तो बैंक चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अकाउंट पेई चेक क्या है? यदि चेक के बाएं तरफ ऊपर कोने में दो आड़ी लाइनें खींच दी जाती हैं तो इसका अर्थ होता है कि चेक का भुगतान नामित व्यक्ति के खाते में ही किया जाएगा। बैंक को अपने पास कितना धन नकद के रूप में रखना अनिवार्य है? भारत में बैंक जमा धन का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने रकम से आराम से चल जाता है। एक प्रश्न और बनता है, क्या हो अगर एक ही दिन सभी जमाकर्ता अपना धन वापस लेने बैंक पहुंच जाएं? तो अगर किसी एक दिन सभी जमाकर्ता अपना धन वापस लेने बैंक पहुंच जाएं, तो बैंक सबको रुपए वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक अपने पास केवल 15% रकम ही नकद के रूप में रखता है, बाकी कर्ज के रूप में बांट देता है। बैंक की आय का स्रोत क्या है? तो बैंक ऋण पर कर्जदारों से अधिक ब्याज लेते हैं और जमा धन पर जमाकर्ताओं को कुछ ब्याज देते हैं। ब्याज का यही अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। तो बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ब्याज का अंतर, जो वह ऋणदाताओं से लेते हैं और जमाकर्ताओं को देते हैं। ऋण या उधार से क्या तात्पर्य है? ऋण का अर्थ एक ऐसी सहमति से है। ऋण क्या है? यह एक ऐसी सहमति है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में भविष्य में भुगतान करने का वादा लेता है। तो ऋण क्या है? एक ऐसी सहमति है जिसमें भविष्य में भुगतान का वादा होता है। कर्ज जाल किसे कहा जाता है? कुछ मामलों में जब अधिक ब्याज के कारण कर्ज वापस करने की रकम व्यक्ति की आय से अधिक हो जाती है और कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है, इसे ही कर्ज जाल कहा जाता है। ऋण लेना कब लाभकारी होता है? तो ऐसे कामों में जहां लाभ की निश्चितता हो, वहां पूंजी की जरूरत को पूरा करने में ऋण लाभकारी होता है, जैसे पाठ में सलीम की कहानी दी गई है। समर्थक ऋणाधार क्या होता है? समर्थक ऋणाधार गिरवी ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु या बैंक में जमा धन। तो ये सब समर्थक ऋणाधार हैं, जिसको हम गिरवी भी कहते हैं। ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है? ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को ऋण की शर्तें कहा जाता है। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? तो कर्जदाता समर्थक ऋणाधार की मांग इसलिए करता है क्योंकि यदि कर्ज नहीं चुकाया गया तो ऋणाधार के रूप में रखी संपत्ति को बेचकर कर्जदाता अपनी रकम वापस प्राप्त कर सकता है। साख से क्या आशय है? ऋण लेने की क्षमता को साख कहा जाता है। किसी व्यक्ति को कितना ऋण मिल सकता है वह उसकी साख कहलाती है। रिजर्व बैंक के कार्य अथवा रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? तो रिजर्व बैंक कई तरह से बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। पहला है ऋणों के औपचारिक स्रोतों, जैसे बैंक की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है।
रिजर्व बैंक यह ध्यान रखता है कि बैंक कुल जमा धन का 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास अवश्य रखे। ऋण पर ब्याज की दर निश्चित करता है। और चौथा है, यह ध्यान रखता है कि बैंक केवल बड़े व्यापारियों को ही ऋण उपलब्ध न कराए, बल्कि यह छोटे किसानों को, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं या नहीं। तो रिजर्व बैंक इस तरह से बैंकों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है। पहला, ऋणों के औपचारिक स्रोतों जैसे बैंक और सहकारी समितियों पर की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। रिजर्व बैंक यह ध्यान रखता है कि बैंक अपने पास कम से कम 15% रकम नकद के रूप में अवश्य रखें। ऋण पर ब्याज की दर निश्चित करता है रिजर्व बैंक, और यह ध्यान रखता है कि बैंक केवल बड़े लोगों को ही ऋण न दें, बल्कि यह छोटे उद्योगों और छोटे किसानों को भी ऋण दें। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक कौन कौन से हैं? तो ऋण के औपचारिक क्षेत्रक हैं बैंक और सहकारी समितियां। अनौपचारिक क्षेत्रक में दोस्त, रिश्तेदार, साहूकार, व्यापारी, मालिक आदि आते हैं। शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की कर्ज की 54% जरूरत औपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। आज भी जो शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवार है, उनकी 54% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है, जबकि शहरी क्षेत्र के अमीर परिवारों की 83% जरूरतें औपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। क्या कारण है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को अनौपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण पर ही निर्भर रहना पड़ता है? तो इसके पीछे कारण है कि बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है और बहुत सारे कागजात इकट्ठे करने पड़ते हैं। अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते रहते हैं, इस कारण बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तीसरा है, कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। तो यही कारण है कि आज भी कर्जदार अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने पर निर्भर हैं। स्व सहायता समूह से क्या तात्पर्य है? इसमें कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये प्रश्न पूछा गया था कि स्व सहायता समूह में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो स्व सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, तो कम से कम 15 सदस्य होना अनिवार्य है, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत कम से कम 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या अधिक हो सकती है। स्व सहायता समूह से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से लाभ हुए हैं? तो पहला, तो यह ऋणाधार की कमी की समस्या को सुलझाने में मदद करता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व्यक्ति हैं और उनके पास ऋणाधार नहीं रहता है, तो ऋणाधार की कमी की समस्या को सुलझाने में स्व सहायता समूह मदद करते हैं। गरीबों को संगठित करने में मदद करता है और महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी हो जाती हैं। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? तो बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता। तो जिनके पास समर्थक ऋणाधार या गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको बैंक कर्ज देने से इनकार कर देते हैं। विकास में ऋण की क्या भूमिका है, या विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर है कि ऋण विकास में सकारात्मक भूमिका निभाता है। यह उत्पादन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है एवं औद्योगिक विकास में गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में जितने प्रश्न बन सकते हैं
उन सभी प्रश्नों को ले लिया गया है और आशा है कि कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। धन्यवाद।